बिगिनिंग फॉर लर्निंग। आज हम करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑन नेशनल पावर। नेशनल पावर के जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर उसका मीनिंग है वो मैं इससे पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं नेशनल पावर का लास्ट टॉपिक है कि नेशनल पावर पर किस तरह के जो है वो प्रतिबंध होते हैं। तो देखो, नेशनल पावर, अगर मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करूं जो कि हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर हम एक्चुअली में बात करें तो इसकी सबसे जो बड़ी विशेषता है वो है स्ट्रगल फॉर पावर। स्ट्रगल फॉर पावर यानी शक्ति के लिए संघर्ष। तो देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम सिर्फ शक्ति के लिए संघर्ष नहीं कह सकते, बट शक्ति के लिए संघर्ष जो है वो इसकी एक बहुत मतलब बड़ी, हम इसे जो है वो इसकी विशेषता कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अभी हम बात करें तो हर एक देश चाहता है कि वो ज्यादा शक्तिशाली बने, है ना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो उसकी ज्यादा श्रेष्ठता हो, ज्यादा शक्तिशाली हो, ज्यादा प्राप्त करके वो अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करे, है ना। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करे, राष्ट्रीय हितों को पूरा करे, अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक प्रभुत्व दिखाए, श्रेष्ठ बने, उसे जो है वो दूसरे कंट्री जो है वो उसे एक महान कंट्री माने, है ना। तो इसलिए हर कंट्री चाहती है कि वो ज्यादा शक्तिशाली बने, ज्यादा पावर हो। जैसे कि अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो हर कोई चाहता है वो ज्यादा फेमस बने, ज्यादा शक्तिशाली बने, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे जाने। उसी तरह कंट्रीज भी जो है वो यही चाहती है ना। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष की एक बहुत बड़ी विशेषता है ना। पर अब ये वाली बात आती है कि हर कोई चाहता है कि वो शक्ति प्राप्त करे, लेकिन किसी को भी इतनी ज्यादा शक्ति नहीं दी जा सकती कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मतलब जिसपे नियंत्रण ही ना रहे किसी तरह का। जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूं, जैसे हमारी फैमिली होती है ना, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को जो है वो फ्रीडम देते हैं, है ना। इस तरह की उनको पावर देते हैं, फ्रीडम देते हैं कि तुम घूमो फिरो, जो खाओ पिए सब कुछ, है ना। बट अगर बच्चों को पर पेरेंट्स किस तरह का कोई नियंत्रण ना रखेंगे, है ना, किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा? सब कुछ बिगड़ जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, गलत आदतों में पड़ सकते हैं, हो सकता है स्मोकिंग करने लग जाएं और कुछ गलत काम करने लग जाएं। तो फैमिली बच्चों को फ्रीडम देती है, बट साथ में उस पर एक तरह का नियंत्रण भी रखती है, और वो जरूरी भी है, नहीं तो बच्चे जो है वो हम क्या कह सकते हैं, हद से बाहर ही चले जाएंगे। वैसे ही होता है कि देखो, हर एक कंट्री चाहती है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बने, और वो कोशिश भी करती है, सिर्फ चाहती नहीं है, कोशिश भी करती है। कई तरह के हथियार बना रहे हैं, सैनिक पावर बढ़ा रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बना जाए। तो अब बात ये आती है कि किसी भी कंट्री को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बनने दिया जाए कि वो दूसरी कंट्री के लिए जो है वो खतरा साबित हो जाए। इसलिए उस पर जो है वो कुछ प्रतिबंध जो है वो लगाना भी जरूरी है। अगर प्रतिबंध नहीं होंगे शक्ति पर तो जिसकी लाठी, जो बात है ना, उसकी भैंस वाली बात बन जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर तो जो कंट्री, देखो, अगर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होएगा तो जो कंट्री ज्यादा पावरफुल होगी, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस होंगे, पावरफुल बन जाएगी। और क्या करेगी फिर? जो ज्यादा पावरफुल होगी वही प्रभु सत्ता जो है वो अपनी मतलब स्थापित करके जो है वो दूसरे पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगी, दूसरी कंट्री पे। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो वो अपने आप को महान रखेगा ना ऊपर, कि मैं सबसे ऊपर हूँ, हर किसी पर अपना हुक्म चलाना चाहेगा। वैसे ही वो कंट्री करना चाहेगी। इसलिए जो है वो उस पे शक्ति पर जो है वो नियंत्रण होना जरूरी है। तो अभी हम वही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से जो है वो नियंत्रण जो है वो होते हैं शक्ति पर। ठीक है, नेशनल पावर पर। जो पहला है वो है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन।
देखो शक्ति संतुलन जो है, बैलेंस ऑफ पावर है, ये नेशनल पावर पर, राष्ट्रीय शक्ति पर एक तरह का प्रतिबंध लगाता है। पहले तो हम समझेंगे बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति ऑफ संतुलन, सॉरी शक्ति संतुलन है क्या। शक्ति संतुलन क्या है, इसमें क्या होता है कि किसी भी एक राष्ट्र को या राज्य को मतलब कि इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाता कि वो दूसरों के लिए जो है वो खतरा बन जाए। किसी राज्य को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाता है कि वो दूसरे राष्ट्रों के लिए जो है वो खतरा बन जाए। ठीक है, शक्ति संतुलन का मतलब यही है कि किसी भी राज्य को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूं तो किसी भी राज्य को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनने नहीं दिया जाता है कि वो दूसरे राष्ट्रों के लिए खतरा बन जाए, विश्व शांति के लिए खतरा बन जाए। ठीक है, तो इसलिए उसकी शक्ति पर जो है वो क्या होता है कि एक तरह का नियंत्रण जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, शक्ति पर नियंत्रण लगाया जाता है बैलेंस ऑफ पावर में किसी भी देश की। इसमें ये नहीं होता है कि किसी देश की पूरी शक्ति जो है वो सीमित कर दी जाती है, नहीं। इसमें क्या होता है कि नियंत्रण आता है इसमें, उसकी वो बहुत ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, दूसरों के लिए खतरा ना बन जाए, है ना, तब उसकी पावर पे जो है वो नियंत्रण किया जाता है, उसे बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। मतलब एक बैलेंस में, संतुलन में रखनी चीजों को। ठीक है, मतलब अगर जैसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका का बहुत ज्यादा पावर हो जाएगी, है ना, तो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, वो दूसरों पर दूसरी कंट्रीज के लिए खतरा बनने की कोशिश करेगा अगर ऐसी उसकी ज्यादा पावर हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि किसी भी कंट्री अगर बहुत ज्यादा पावरफुल बनती जाए तो उसकी शक्ति पर नियंत्रण लगा दिए जाते हैं, सो दैट की दूसरी कंट्रीज के लिए, विश्व शांति के लिए वो खतरा ना बने। उसे बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। पर इसमें शक्ति को पूरी तरह से सीमित नहीं किया जाता है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे अगर मैं अभी आपको मैंने बताया था कि पेरेंट्स क्या है कि बच्चों को फ्रीडम देते हैं, है ना, लेकिन उस पर वो एक तरह का नियंत्रण भी रखते हैं बच्चों पर, ताकि बच्चे हद से बाहर ना चले जाए, बिगड़ ना जाए। इसलिए वैसे ही कंट्रीज में होता है, राज्यों में होता है कि अगर कोई राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन रहा है तो उसकी शक्ति पर नियंत्रण रखा जाता है कि वो दूसरों के लिए खतरा ना बन जाए। जैसे अगर मैं बात करूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरे विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों ने भी अपनी शक्ति बैलेंस ऑफ पावर के लिए जो है वो कई सैनिक संधियां की हुई थी। ठीक है, कई सैनिक संगठन इन्होंने जो है वो बनाए हुए थे ताकि इनमें जो है वो का एक बैलेंस जो है बनाया जा सके। जैसे अगर आप करेंगे तो सीटो आता है ना, सेंटो आता है, नाटो भी आता है, सीटो, सेंटो, नाटो, बहुत सारी ऐसे संगठन उन्होंने जो है बनाए थे, सैनिक संगठन दोनों यूएसएसआर और यूएसए ने, ताकि शक्ति को जो है नियंत्रण में रखा जा सके, जिसमें से नाटो अभी भी है। तो कहने का मतलब बैलेंस ऑफ पावर में यही है कि किसी को इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाए कि दूसरों के लिए खतरा बन जाए। तो इसमें ये होता है बैलेंस ऑफ पावर में। ठीक है, तो ये शक्ति पर नियंत्रण जो है वो रखती है, शक्ति को सीमित बनाकर रखता है बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड, इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज। इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज यानी अंतरराष्ट्रीय कानून और संगठन। अंतरराष्ट्रीय कानून और संगठन। देखो, अब इंटरनेशनल लॉज जो है वो भी शक्ति को जो है वो संतुलित करते हैं, शक्ति को नियंत्रण में रखते हैं, शक्ति पर जो है वो कई तरह के प्रतिबंध लगाते हैं। इंटरनेशनल लॉज होते क्या हैं? देखो, इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं कि अलग अलग राष्ट्रों के बीच में इसमें क्या होता है कि अलग अलग राष्ट्रों के बीच में जो संबंध होते हैं, संबंधों को नियंत्रित करने के लिए जो है वो
इंटरनेशनल लॉ जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जो भी ऐसे कंट्रीज होती हैं उनके बीच में संबंधों को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, जरूरी होते हैं। और कौन बनाते हैं? जो अंतरराष्ट्रीय, आपने सुना ही होगा, अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वो इंटरनेशनल लॉज को बनाती हैं। संगठन, संस्थाएं और इंटरनेशनल जो सम्मेलन होते हैं उनमें इंटरनेशनल लॉज को जो है वो बनाया जाता है। और इंटरनेशनल लॉज को विभिन्न जो राष्ट्र होते हैं उनके बीच में संबंधों को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, अभी इंटरनेशनल लॉज की एक कमी ये है कि कोई भी कंट्री इंटरनेशनल लॉज को मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। मतलब ये नहीं है कि उसको मानना ही पड़ेगा, प्रतिबद्ध नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको मानना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉ जो है वो कंट्री पे निर्भर करते हैं, वो उसको माने ना माने। ठीक है, ना माने तो किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो कंट्री पे डिपेंड करता है उसने ये कानून मानने या नहीं मानने। बट बहुत ये जो कंट्रीज हैं इसके इंटरनेशनल लॉज की उपयोगिता और इसके पीछे जनमत की शक्ति है, इसलिए इंटरनेशनल लॉज को मानती है कंट्रीज। एक तो है इसकी उपयोगिता की वजह से इंटरनेशनल की, अभी मैं बताऊंगी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता और विश्व जनमत, क्योंकि विश्व जनमत जो है वो उसके पक्ष में ना इंटरनेशनल लॉज के, तो इसकी वजह से कंट्री जो इंटरनेशनल लॉज को मानती है। उपयोगिता यह है अगर तो इंटरनेशनल लॉज नहीं होंगे तो वही वाली सिचुएशन होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे अराजकता फैल जाएगी पूरा कि जो ज्यादा शक्तिशाली है ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अराजकता फैल जाएगी, जिसके पास ज्यादा पावर है वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इंटरनेशनल लॉज का होना बहुत जरूरी, ताकि अशांति ना फैले, विश्व शांति बनी रहे, बंधुत्व बना रहे, एकता बनी रहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसलिए इंटरनेशनल लॉज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कंट्रीज इसकी उपयोगिता की वजह से इसको जो इंटरनेशनल लॉज को मानती भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा इंटरनेशनल मोरालिटी। इंटरनेशनल मोरालिटी जिसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय नैतिकता कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय नैतिकता। अच्छा, तो अब हम बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो इंटरनेशनल यानी हमारी राष्ट्रीय शक्ति है उस पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, इंटरनेशनल मोरालिटी का मतलब है, जिस तरह से आपको पता है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं ना, एक समाज में रहते हैं, तो समाज में हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे इस तरह से नैतिक सिद्धांत जो है वो बनाए गए होते हैं, है ना। उनके अकॉर्डिंग ही हम सोसाइटी में रहते हैं। कुछ हमारे, हम कहते हैं हमारे मॉरल वैल्यूज हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना, इस तरह की बातें होती हैं। तो सोसाइटी में रहने के लिए बहुत सारे नियम रेगुलेशंस होते हैं, जिनका अगर हम बात करें तो उनकी कोई कानूनी मान्यता तो नहीं होती है, ऐसे कि उनको अदालत में जाकर आप उनके मतलब उनके लिए आप किस तरह का कोई केस नहीं करवा सकते अगर किसी ने वो नहीं मानी है, कोई कानूनी मान्यता उनके पीछे नहीं होती है। बट फिर भी वो, हम उन्हें मानते हैं, वो हमारे बिहेवियर को जो है बहुत तरह से नियंत्रित करती है। जैसे अगर हम नॉर्मली बात कर ले, है ना, जैसे होता है कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे जो हैं या लड़कियां जो भी हैं, बच्चे हैं, वो उनका ख्याल रखेंगे। ये जस्ट एक ये है कि सोसाइटी का बना हुआ ये एक नैतिकता है, ये है ना, मोरालिटी है, हमें माननी है। इसका कोई कानूनी वो तो नहीं है ना, सजा तो नहीं दी जाएगी आपको इसके विरुद्ध अगर आप नहीं करोगे, अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करते हो, उस तरह के भी कोई वो नहीं है, है ना।
तो बट लेकिन फिर भी वो हमारे व्यवहार को तो नियंत्रित कर रही है ना। वैसे ही क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कुछ ऐसे ही नैतिक नियम होते हैं, नैतिक सिद्धांत होते हैं जो जो अलग अलग राष्ट्र जो होते हैं उनके बिहेवियर को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और देखो ये जो नैतिक नियम होते हैं वही वाली बात है कि इनको मानने के लिए कोई भी जो देश है वो ऐसा नहीं है कि उसको मानना ही पड़ेगा, उसकी मर्जी है, माने ना माने, जैसे सोसाइटी में व्यक्ति की मर्जी होती है। बट फिर भी बहुत सारे जो देश नैतिक नियमों को जो है उनकी उपयोगिता की वजह से, हम भी तो क्योंकि जो सामाजिक नियम है उनको उनकी उपयोगिता की वजह से ही मानते हैं ना, उपयोगिता की वजह से मानते हैं उनको, वो जनमत की वजह से मानते हैं, क्योंकि जनमत इन सब के पीछे होगा, है ना, क्योंकि लोग इसके सपोर्ट में होंगे। इसलिए कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि जनमत उसके विरोध में हो, कि सारे देश जो है उसके विरुद्ध हो जाए, सारे उसको क्रिटिसाइज करें, ऐसा कोई देश नहीं चाहेगा। इसलिए उपयोगिता और जनमत की वजह से जो कंट्रीज हैं नैतिक नियम सिद्धांतों को खुद से मानती हैं, कोई कानूनी मान्यता उनके पीछे नहीं है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे नियम सिद्धांत होते हैं जो एक देश की जो नेशनल पावर होती है उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किस तरह के नैतिक सिद्धांत हो गए, जैसे कि ये है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है ना, वो ये नहीं है कि जैसे मान लो अगर मैं बात करूं तो वो लोगों के ऊपर अत्याचार करेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी पावर दिखाने के लिए जो है वो वहाँ के अपने लोगों पर अत्याचार करेगी, अपना हुक्म चलाएगी। अगर ऐसा करेगी तो उस देश का जो है वो पूरे बाकी सारे देश जो है वो उसका विरोध करेंगे, है ना। सब उसकी मान सम्मान को ठेस भी पहुंचेगी, सब उसका विरोध करेंगे कि कोई नहीं चाहता है कि लोगों पर अत्याचार किया जाए, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो वो देश अलग थलग पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे जो नैतिकता वाले सिद्धांत जो है उनको कोई देश जो है उपयोगिता और जनमत की वजह से उनको मानते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं कि और कौन से ऐसे वो है जो राष्ट्रीय शक्ति को जो है वो नियंत्रित करते हैं। इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन इसी वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ, अभी मैंने आपको बताया जो है इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन। इसे बोलते हैं विश्व जनमत। विश्व जनमत, विश्व जनमत क्या होता है? वही जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि जो ज्यादा लोग जिस चीज के सपोर्ट में है उसे जनमत बोलेगा ना, लोगों की शक्ति उसके पीछे हो। तो विश्व जनमत में क्या देखो, आजकल क्या होता है कि आपको पता है कि क्या है, इतना सोशल मीडिया चल रहा है ना, तो कोई भी घटना किसी भी देश में घटित होती है वो तुरंत हर कोने में फैल जाती है। आपको कहीं भी कोई ऐसी घटना हुई है, किसी देश के चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, एकदम हमें यहाँ पता लग जाता है कि देखो वहां चुनाव हो रहे हैं, कोई हिंसक घटना हुई है उसका पता लग जाता है। और तो वो ये कि कोई भी देश में कोई भी ऐसी घटना, कोई देश उस घटना को छुपा के नहीं रख सकता है, कहीं ना कहीं के जरिए तो वो घटना जो है वो सामने आई जाएगी। तो कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता है कि जो विश्व जनमत है, यानी जो सारे देश हैं, पूरा संसार है, उस देश के खिलाफ हो जाए, ऐसा कोई देश नहीं चाहता है। तो वो ऐसी कोई काम नहीं करेगा, है ना, जिससे कि पूरा जो संसार है, पूरा सारे देश हैं जो उसके खिलाफ हो जाए, पूरा विश्व जनमत उसके विरुद्ध में हो जाए। क्योंकि हर कोई देश चाहता है कि विश्व जनमत है, सारी कंट्रीज उसके पक्ष में हो, है ना, उसके खिलाफ ना बोले। तो वो ऐसा कोई काम करने से एक बार डरेगा, ठीक है ना। तो विश्व जनमत जो है, देखो कहने का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए एक देश में गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट ऐसे कुछ कानून बना रही है, ठीक है, जो लोगों को स्वीकार्य नहीं है ना, लोगों को स्वीकार नहीं, तो लोग क्या करेंगे, सब लोग उसका विरोध करेंगे। एक देश के सारे लोग जो है उसके विरोध में आ जाएंगे, गवर्नमेंट के विरोध में आ जाएंगे, उस कानून के विरोध में आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट को गिरने का खतरा रहेगा, है ना। तो क्या है, तो वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी होता है कि कोई भी देश इस तरह के काम नहीं करेगा कि पूरा विश्व जनमत उसके खिलाफ हो जाए। तो ये उसकी शक्ति पर एक तरह की पावर रहती है। जैसे
अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई देश है, ठीक है, कोई पावरफुल देश है, वो किसी कमजोर देश पर जो है वो क्या अपना जो है वो आक्रमण कर रहा है, ठीक है, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, चाह रहा है कि वहां की सरकार को गिराऊं, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दूं, और क्योंकि मेरे पास ज्यादा पावर, मैं तो जीत ही जाऊंगा और मेरे पास जो है वो उस देश की कमान भी आ जाएगी। तो अगर कोई देश ऐसा करता है तो क्या बाकी जो देश है वो सारे उसका साथ देंगे? नहीं, क्योंकि बिना किसी वजह से कोई देश जस्ट उस देश की कमान अपने हाथ में लेने के लिए उस पर आक्रमण कर रहा है, तो बिशप जनमत उसके खिलाफ हो जाएगा और वो देश अलग थलग पड़ जाएगा। और आज की दुनिया में कोई भी देश जो है वो अलग थलग होकर नहीं रह सकता, उसे बहुत सारी चीजों की जो निर्भरता है वो दूसरों पर जो है वो रखनी पड़ती है। और वो भी अगर एक देश अलग हो जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा, बाकी देशों को मुकाबला कैसे कर लेगा ना। आजकल देखो सारी चीजें जो इंसान की जरूरत की होती है वो देश अपने आप नहीं बना सकता, कोई ना कोई चीजें दूसरे देश से लेनी ही पड़ती हैं, चाहे कच्चा माल हो चाहे बनी हुई चीजें हो। तो अलग थलग रह के तो कोई भी देश रह नहीं सकता, इसलिए कोई भी देश जो है बिशप जनमत के खिलाफ नहीं जाता है। तो बिशप जनमत जो है वो एक किसी भी देश की जो राष्ट्रीय शक्ति होती है उस पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन भी देखो बहुत सारे ऐसे बने हैं जो इंटरनेशनल जो किसी देश की नेशनल पावर होती है उस पर नियंत्रण जो है वो रखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 1939 में लीग ऑफ नेशन बना था, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस जिसे हिंदी में राष्ट्र संघ कहते हैं, राष्ट्र संघ बना था। वही कि कोई भी देश जो है वो देशों को पावर को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया, ताकि अगर कोई देश किसी देश पर आक्रमण करता है बिना किसी वजह से, है ना, तो वो अपनी उस पे जो है वो सारे देश बाकी जो है वो उसके विरुद्ध जो है वो हो जाएंगे और मिलकर कार्रवाई करेंगे। बट ये लीग ऑफ नेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चला, ये चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक 1945 तक। देन 1945 में जो है वो यूनाइटेड नेशन बनाया गया, जो कि अभी भी है यूनाइटेड नेशन, यूएन बोलते हैं ना इसको। यूनाइटेड नेशन बनाया गया जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। तो 1945 में फिर जो है वो संयुक्त राष्ट्र बनाया गया, और संयुक्त राष्ट्र जो है वो अभी भी मौजूद है। आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन के अपने कुछ चार्टर हैं, उन चार्टर में जो है वो सब तरह के जो नियम सिद्धांत है इसके यूनाइटेड नेशन के वो लिखे गए हैं। और जो भी कंट्री यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनेगी, है ना, उसको उसमें जो है वो मतलब उसका पार्टिसिपेट करेगी यूनाइटेड नेशन में, तो उसको वो सारे नियम सिद्धांतों का पालन जो है वो करना होगा, उसके लिए वो वचनबद्ध होगी। तो यूनाइटेड नेशन को जो है आपने देखा कि ऑलमोस्ट दुनिया की सारी कंट्री जो है वो ऑलमोस्ट यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनी हुई है। और यूनाइटेड नेशन क्या करता है कि अगर मान लीजिए दो कंट्रीज में किसी भी हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र को लेकर या किसी एक मसले को लेकर युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई है ना, तो यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म जो है वो उपलब्ध करवाता है बात करने के लिए, कि वहां आप जो है वो मिलकर अपनी बात शांतिपूर्वक जो है वो कर सके, ना कि सीधा युद्ध पर जाए। तो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है यूनाइटेड नेशन। और ऐसी कोई कंट्री अगर कोई ऐसे गलत काम करती है तो उस यूनाइटेड नेशन में शामिल जो है कंट्रीज का विरोध करती हैं, वहां से वार्तालाप होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की हम बात करें तो इनमें कश्मीर को लेकर जो हमेशा जो है वो आज तक भी हालात ठीक नहीं हुए हैं। तो पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक बताता है, भारत अपना बताता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी की हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं, तब यूनाइटेड नेशन में भारत बहुत बार इसकी मांग उठाता है और इस तरह से बहुत मुद्दों को उठाता है। आतंकवाद के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में भारत उठाता है कि पाकिस्तान जो आतंकवादी हमले भारत पे करता है। तो यूनाइटेड नेशन वही है कि एक तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है ना, जहां आप मिलजुल कर बात कर सकते हो। और यूनाइटेड नेशन में
वो है कि जनमत भी तैयार किया जाता है ना, सारी कंट्रीज होती है वहां पर, उनके प्रतिनिधि होते हैं। तो अगर कोई कंट्री ऐसा कुछ कर रही है जो विश्व शांति के खिलाफ है, या फिर पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, मानव कल्याण के मुद्दे को लेकर, ऐसे टॉपिक जो है वहां उठाए जाते हैं। बट यूनाइटेड नेशन की बात भी मैं करूं तो इतना स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये। इसमें भी जो स्थायी कंट्रीज हैं, है ना, उनकी ही ज्यादा चलती, उनको वीटो का अधिकार भी प्राप्त है। तो वो है कि हम कह सकते हैं कि जो 5 स्थायी कंट्रीज हैं उनके हाथ में सारी पावर है ना। और वही वाली बात है, इतना स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इसके बनाए लॉज को मानना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं, बट लेकिन फिर भी ये एक तरह से जो किसी भी देश की नेशनल पावर होती है उस पर नियंत्रण रखता है। हम इसके उसको महत्व को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। देन हमारे पास है कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी को हिंदी में कहते हैं सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा क्या होती है, इसमें क्या होता है, मैंने ये पहले भी आई थिंक बताया हुआ है। इसमें होता है कि एक देश को बहुत ज्यादा मतलब शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाता है, कि मतलब किसी भी देश को इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाता कि वो विश्व शांति के लिए या दूसरे राष्ट्रों के लिए जो है वो एक तरह का खतरा बन जाए। ठीक है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब है किसी भी देश को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाता कि वो विश्व शांति के लिए, ठीक है, या फिर दूसरे राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए जो है वो खतरा बन जाए। उसकी क्या होता है कि कोई भी देश अगर बहुत ज्यादा सी पावर इकट्ठी कर रहा है और वो हो सकता है कि विश्व शांति के लिए खतरा बन सकता है, हो सकता है न्यूक्लियर हथियार इकट्ठे कर रहा है, तो न्यूक्लियर हथियार इकट्ठे कर रहा है तो हो सकता है एक बार जाके वो विश्व शांति के लिए खतरा बन जाए, है ना। तो उसकी शक्तियों पर जो है वो नियंत्रण रखा जाता है। बाकी सारे देश जो है उसके अगर मान लीजिए उसने कुछ ऐसा कार्य किया, किसी भी देश पे ऐसे ही बिना मतलब से आक्रमण किया, ठीक है, या विश्व शांति के लिए खतरा बना, तो सारे देश जो विश्व की बाकी कंट्रीज हैं मिलकर उस देश के खिलाफ हो जाती हैं, उसमें एक्शन लेती हैं फिर सारे देश जो है वो मिलकर, ठीक है, ताकि उसने मतलब जिस तरह के भी कोई गलत काम किया तो उसके खिलाफ सारी कंट्रीज एक हो जाती है और वो अलग कंट्री हो जाती है जिसने कुछ गलत काम किया है, किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया है, तो उसे कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब यही है, ये नहीं है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी में किसी देश को शक्तिशाली बनने नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब होता है कि उसकी शक्ति को नियंत्रित किया जा रहा है ताकि वो दूसरों के लिए खतरा ना बने। नियंत्रित किया जा रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा है कि आप शक्तिशाली ना बनो, उसकी शक्ति को नियंत्रित किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि जिस तरह है कि पेरेंट्स हैं हमारे, हमें फ्रीडम देते हैं लेकिन हम पे कुछ नियंत्रण भी रखते हैं ताकि हम बिगड़ ना जाए, वैसे ही वाली बात है कि आपको शक्तिशाली बनने दिया जा रहा है बट आपकी शक्ति पर थोड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है कि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, तो वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी नेशनल पावर पर प्रतिबंध लगाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, इराक ने कुवैत पर जो है वो अपना अधिकार जमा लिया था, है ना, तो उसके बाद अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने जो है वो इराक के खिलाफ एकजुट होकर कुवैत को जो है वो इराक से आजाद करवाया। तो वही वाली बात है ना कि अगर कोई एक कंट्री ऐसा करेगी तो बाकी कंट्रीज तो उसके खिलाफ मिलकर आएंगी, उसे कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। एक कलेक्टिव डिफेंस भी होता है, लेकिन कलेक्टिव डिफेंस कलेक्टिव सिक्योरिटी से अलग होता है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है कि एक मिनट, कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस में क्या होता है कि इसमें ना जरूरी नहीं है कि विश्व की सारी कंट्रीज ही जो है आएंगी। इसमें कलेक्टिव डिफेंस में होता है कि कुछ गुट बना लिए गए होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो यूएसएसआर की हम बात करें और यूएसए, 2 गुट बने थे ना, ठीक है, तो इसमें ऐसे 2 प्रकार जैसे कि अलग अलग इसमें गुट बना लिए जाते हैं और इन गुटों में जो जो देश शामिल होते हैं उनकी जो है वो सुरक्षा की बात की होती है। जैसे यूएसएसआर में मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि इसमें जितने भी देश हैं,
ठीक है, वो सारे देश जो है उन पर किसी भी देश पर आक्रमण किया गया तो उस सारे देशों पर आक्रमण माना जाएगा। तो सारे देश मिलकर जो है उस कंट्री के खिलाफ कदम उठाएंगे जिसने आक्रमण किया है। तो ये यूएसएसआर वाले गुट के अपने गुटों की सुरक्षा की बात करेंगे। यूएसए में जितने भी देश शामिल होंगे वो अपने इसमें गुट में शामिल देशों की सुरक्षा की बात करेंगे। उसे कलेक्टिव डिफेंस कहते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी में होता है कि पूरी ही विश्व की बात की जाती है, कि पूरे विश्व शांति की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने गुट की बात करते हैं। जैसे अगर मैं जस्ट और एग्जांपल से समझाऊं कि अगर एक फैमिली है ना, और एक जो है वो एक कंट्री है, ठीक है। एक फैमिली में क्या होगा कि एक फैमिली पे कोई भी अगर मतलब क्या है कि कोई किसी तरह का भी अत्याचार कर रहा है, तो किसी एक फैमिली के साथ एक मेंबर खा के गलत कर रहा है तो सारे फैमिली मेंबर उसके खिलाफ आएंगे ना। तो और कंट्री में क्या है कि अगर किसी एक व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो पूरी कंट्री आएगी कि भी इसके साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है। लेकिन फैमिली में है कि वो अपने तक सीमित है, अपनी फैमिली वालों की उनकी बात है। वैसे ही गुट में कि अपने गुट की सुरक्षा की बात है इनकी, ये पूरे देश के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ अपने गुट के लिए कर रहे हैं। तो ये से कहते हैं कलेक्टिव डिफेंस। अब हमारे पास बचा है एक लास्ट पॉइंट इसके बारे में, जो इंटरनेशनल पावर पर जो है वो नियंत्रण रखता है, उसे हम लोग कहेंगे, जैसे डिसआर्मामेंट की बात होती है, निशस्त्रीकरण जिसे कहते हैं। डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण जो है वो भी इंटरनेशनल नेशनल पावर है उस पर प्रतिबंध लगाती है। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि जो भी इस तरह के हथियार हैं, जिनके हथियारों की दौड़ भी देशों के बीच में लगी है, उसको कम किया जाए, उसे रोका जाए, ताकि तभी तो शांति की स्थापना जो है वो की जा सकती है। तो आपने देखा होगा निशस्त्रीकरण के लिए बहुत सारे इस तरह से संधियां की गई हैं, जैसे परमाणु के लिए तो बहुत सारी की गई थी, क्योंकि परमाणु एक बहुत ही, क्या बताऊं मैं उसके बारे में, इतना नुकसान कर सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उससे मतलब ये है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो परमाणु की बहुत ही खतरनाक जो एक हथियार है, इसलिए परमाणु से संबंधित उसके प्रसार को रोकने के लिए, परमाणु हथियारों को उनके बनाने के लिए और ना बनाए जाए, उसको रोकने के लिए बहुत सारी संधियां की गई, जैसे परमाणु अप्रसार संधि। अप्रसार मतलब कि जिनके पास है हथियार वो रखे, लेकिन और उनको नहीं बनाया जाए और दूसरे देशों को ना दिया जाए, प्रसार नहीं किया जाए उनका। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परीक्षण ना किया जाए, उस तरह की संधियां हैं काफी। तो इन संधियों के, जिन देशों में ये संधियां की जाती है, तो वो जो है वो इनका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर अप्रसार संधि की है तो वो प्रसार नहीं करेंगे दूसरे देशों में। तो उस तरह का है कि जिन देशों के बीच में संधियां होती हैं परमाणु के हथियारों को लेकर या फिर कोई और हथियारों के रोकने के लिए उनकी, तो उनको अपनी नेशनल पावर पर एक तरह से प्रतिबंध लग जाता है कि वो उन हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। तो ये निशस्त्रीकरण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। पर अगर हम लोग बात करें नेशनल पावर की, तो हम नेशनल पावर पे ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक देश जो है प्रभुता संपन्न होता है ना, सॉवरेनिटी होती है उसकी अपनी, तो हम उस पर ज्यादा प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाए जाते हैं अभी भी। क्योंकि जैसे हम है कि एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी फ्रीडम है, तो आप उस पर अपनी कोई भी आके सामने से इतनी चीजें नहीं थोप सकते। वैसे एक जो देश है वो प्रभुत्व सत्ता संपन्न है, उसकी अपनी जो है वो शक्ति है, आप उस पर इतना कंट्रोल नहीं लगा सकते। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो उस पर नियंत्रण तो रखते हैं, लेकिन इतने कानूनी मान्यता इनके किसी के पीछे भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा नेशनल पावर का। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।